हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में एक्टिविटी डायग्राम्स के कुछ बेसिक देखे थे। इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ एक्टिविटी डायग्राम के और एग्जांपल्स, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये और क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं विथ सम एग्जांपल्स। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, जो एक वेंडिंग मशीन का एग्जांपल है। इसमें जो यूज़र एक्टिविटी परफॉर्म करेगा हम उनसे शुरू करते हैं। सो दिस इज़ द स्टार्ट। देन यूज़र विल सिलेक्ट द स्लॉट नंबर, जो भी उसे कमोडिटी चाहिए। देन ही विल एंटर द अमाउंट, मतलब वो उसके जो नोट वगैरह हैं, जो करेंसी है वो एंटर करेगा। अब इट विल बी चेक दैट करेंसी वेरीफाई होगी। अगर करेंसी वेरीफाई नहीं होती है तो अगेन यूज़र हैव टू एंटर द अमाउंट, क्योंकि स्लॉट जो एक बार सिलेक्ट किया है वो सिलेक्टेड रहेगा, तो ही विल हैव टू एंटर द अमाउंट। सपोज करेंसी वेरीफाई हो जाती है तो अब चेक होगा कि चेंज अवेलेबल है क्या। अगर चेंज अवेलेबल नहीं है तो फिर से एंटर अमाउंट वाली पार्ट पर हम आ जाएंगे और यूज़र को फिर से अपना अमाउंट एंटर करना पड़ेगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक करेंसी भी वेरीफाई ना हो और चेंज भी अवेलेबल ना हो, जितने उसने रुपए डाले हैं उसके। अब अगर चेंज भी अवेलेबल है तो यूज़र विल कलेक्ट द आइटम्स एंड देन कलेक्ट द, उसको जो चेंज का कैश मिलेगा वो, एंड देन दिस एक्टिविटी विल स्टॉप। तो ये जो एक्टिविटी डायग्राम है ये एक वेंडिंग मशीन का है। इस वेंडिंग मशीन के यूज़ केस होंगे सिलेक्ट स्लॉट, सिलेक्ट एंटर करेंसी एंड कलेक्ट कैश एंड कलेक्ट आइटम। ये कुछ उसके यूज़ केसेस होंगे। इन सबको मिला के हमने एक कॉमन एक्टिविटी डायग्राम बनाया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो ये वापस से एक शॉपिंग कार्ट वाला एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे पहले ही कंडीशनल ब्लॉक आ रहा है। तो जैसे ही आपने शुरू किया आपके पास दो ऑप्शन है। तो जब भी आपको आपके इसमें कुछ कंडीशन चेक करनी हो या कुछ ऑप्शंस बताने हो तो आप कंडीशन वाले ब्लॉक का यूज़ करते हैं। पर याद रखो कि एक बार में दो ही कंडीशन बता सकते हो। तो आगे हम देखेंगे कि अगर दो से ज़्यादा कंडीशन है तो कैसे काम करेंगे। तो सपोज़ मैं एक शॉपिंग वेबसाइट में जाती हूँ, तो आइदर आई कैन सर्च अ प्रोडक्ट और आई कैन ब्राउज। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सर्च या ब्राउज, दीज आर द ऑप्शन नेम्स। अब यूज़र विल एंटर द प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम एंटर करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल आएगा, तो ही विल सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड ऐड टू कार्ट। और अगर नॉट अवेलेबल है तो ही विल अगेन एंटर द प्रोडक्ट नेम। तो ये एरो पे लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आना चाहिए अवेलेबल, देन सिलेक्ट, देन नॉट अवेलेबल, देन एंटर द प्रोडक्ट नेम। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि यूज़र सर्च पर नहीं जाएगा और ब्राउज करने पे जाएगा। दैट मीन्स ही विल ब्राउज द प्रोडक्ट्स। तो अगर ब्राउज करने में ही फाउंड अ प्रोडक्ट, देन ही विल सिलेक्ट एंड ऐड टू कार्ट एंड देन स्टॉप। एंड इफ दैट प्रोडक्ट लाइक अदरवाइज ही विल कीप ऑन ब्राउजिंग और ही कैन सर्च। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऑनलाइन ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके पास हमेशा सर्च का ऑप्शन अवेलेबल होता है और आप ब्राउज भी कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द कंट्रोल इज गोइंग ओवर हियर, वेयर यूज़र कैन अगेन सिलेक्ट कि सर्च करना है या ब्राउज करना है। और फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ऑल्दो एक्टिविटी और भी आगे जाएगी, लेकिन मेरे एक्टिविटी डायग्राम में मैंने यूज़ केसेस जो सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट किए हैं, यू कैन सर्च अ प्रोडक्ट, यू कैन एंटर द प्रोडक्ट नेम, यू कैन ऐड टू कार्ट। इन तीनों को मिलाकर मैंने ये एक्टिविटी डायग्राम बनाया है। चलो अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। वहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, ब्राउज एंड सिलेक्ट। अभी यहाँ पर सपोज यूज़र जो है वो अपना कार्ट व्यू करता है एंड ही कैन सिलेक्ट टू पे। अगर उसने सिलेक्ट टू पे करा है तो ही विल मेक द पेमेंट एंड स्टॉप। तो पेमेंट होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो सिलेक्ट करता है कि उसको और चीज़ें ब्राउज करनी है, तो जो भी सिलेक्ट किया है, जो सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं वो एरो पे लिखे हुए हैं, और उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके यूज़र जो करेगा वो मैंने एक्टिविटी ब्लॉक में लिखा हुआ है। अदरवाइज अदरवाइज मतलब ऐसे लिखा है, अगर चाहो तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो ब्राउज करना है तो गो टू ब्राउजर एक्टिविटी डायग्राम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो पुराने वाले एक्टिविटी डायग्राम से इस एक्टिविटी डायग्राम को लिंक कर दिया। तो जब भी कोई ये इस एक्टिविटी डायग्राम को पढ़ेगा और वो ब्राउज वाले पार्ट पर जाएगा तो उसको पता है कि इसका जो आगे का डिटेल है वो ब्राउजर वाले एक्टिविटी डायग्राम में प्रेजेंट है। अदरवाइज अगर उसे प्रोडक्ट डिलीट करना है तो ही विल डिलीट द प्रोडक्ट एंड अगेन ही विल व्यू द कार्ट। ओके, एंड आखिरी जो ऑप्शन है वो लॉग आउट का ऑप्शन है। हमेशा याद रखो, अगर आपके पास चार ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 ऑप्शन थे, तो मुझे 3 डायमंड बॉक्स लगाने पड़ेंगे। पहले वाले डायमंड में पहला ऑप्शन, दूसरे डायमंड में दूसरा, तीसरे डायमंड में तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो आखिरी में ही विल लॉग आउट। तो हो सकता है कि वो कुछ भी ना करे, ही विल जस्ट व्यू द कार्ड एंड लॉग आउट, या फिर ही विल व्यू द कार्ड एंड मेक पेमेंट एंड देन स्टॉप। अदरवाइज ही कैन व्यू द कार्ड एंड ब्राउज कर सकता है फिर से, या फिर वो व्यू कार्ट करके कोई प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है और फिर से अपने कार्ट पर आकर इनमें से कुछ और काम कर सकता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब एक्टिविटी डायग्राम है। पर अगर आपने पहले से सोचा हुआ है कि आपने जो सॉफ्टवेयर आपको बनाना है
उसका फ्लो कैसा रहेगा, तो उसको आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है सो दैट आपके लिए आसान हो जाए आपकी जो टीम है या जो कोडिंग वाली टीम है उनसे कम्युनिकेट करना। चलो अभी फटाफट से दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अभी ये जो एग्जांपल है ये मुझे सिंक्रोनाइजेशन बार समझाने के लिए यूज़ किया है मैंने। तो सपोज़ मैं अपने ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करती हूँ, मैंने यहाँ पे लॉगिन का प्रोसेस नहीं लिखा है कि लॉगिन एंटर आईडी पासवर्ड ये सब है, तो लॉगिन का हो सकता है कि एक अलग एक्टिविटी डायग्राम हो जिसमें वो सारा प्रोसेस लिखा होगा। तो लॉगिन किया मैंने बाय यूजिंग ईमेल आईडी पासवर्ड एंड अगर गलत होगा तो इट विल गो बैक एंड सो ऑन। अब जब मैं लॉगिन करती हूँ तो मैं जब मेल कंपोज करती हूँ तो आई कैन ऑल्सो रिसीव द ईमेल, क्योंकि ईमेल तो मुझे कोई और भेजेगा तो पैरेलली मुझे ईमेल भी रिसीव हो सकते हैं एंड मैं ईमेल कंपोज भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इन दोनों एक्टिविटी को पैरेलल में लिखा है। आई विल कंपोज द ईमेल, आई विल सेंड द ईमेल। यहाँ पे मेरा ईमेल का कंपोज करने और सेंड करने का काम हो गया, और रिसीव, तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो पैरेलली चलेंगी। तो यहाँ से ये एक्टिविटी जो है वो ब्रेक हुई है और यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो जाके मर्ज हुई है। तो इन दोनों के बीच में पैरेलल प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद अगेन सिंगल प्रोसेस चलेगा और लॉग आउट हो जाएगा एंड देन माई एक्टिविटी डायग्राम विल स्टॉप। तो ये जहाँ पर ये जो प्रोसेस ब्रेक होती है इस चीज़ को बोला जाता है फॉर्किंग। ओके, सो द प्रोसेस इज फॉर्क्ड। और जो जहाँ पर ये चीज़ें एक साथ आती हैं इसको बोला जाता है मर्ज होना। तो हमेशा जब भी आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक में काम करोगे तो आपका सबसे पहले डिवीजन होएगा और फिर एंड में जाकर हमेशा एक्टिविटीज़ मर्ज हो जाएंगी। अभी यहाँ पर सिंपल रखने के लिए मैंने 2 ही पैरेलल ब्लॉक बनाए, हो सकता है आपके इसमें 2 की जगह 3, 4, 5 बहुत सारे ब्लॉक्स हों जो पैरेलली चल रहे हो। ओके, अभी इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो ये एटीएम वाला एग्जांपल है, ये थोड़ा सबको मिलाकर एग्जांपल है जिसमें कंडीशन ब्लॉक भी है और सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक भी है। तो मैंने स्टार्ट किया। अभी यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन है विच इज़ विड्रॉ, डिपॉजिट एंड चेक बैलेंस। तो ये मैंने ऐसे लिखे हैं एंड देन हो सकता है एग्जिट ऑप्शन हो तो ये स्टॉप हो गया है। तो अगर विड्रॉ ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यूज़र विल एंटर द अमाउंट, देन अगर बैलेंस अवेलेबल है यस, और एटीएम में भी कैश है, सपोज मैंने 500 रुपये एंटर किए एंड माई अकाउंट हैज़ द बैलेंस ऑफ 1000 रुपीज़ एंड द एटीएम इज़ ऑल्सो हैविंग द कैश मोर देन 500 रुपीज़, देन अब क्या होगा, अब मेरी यहाँ पर एक्टिविटीज़ ब्रेक हो गई हैं। देन आई कैन कलेक्ट द कैश एंड द रिसिप्ट विल ऑल्सो, आई कैन कलेक्ट द रिसिप्ट ऑल्सो इन पैरेलल। मतलब ये दोनों काम सिस्टम पैरेलली करेगा, मतलब कैश डिस्पेंस करेगा और रिसिप्ट प्रिंटिंग करेगा, और इसके बाद ये दोनों एक्टिविटी मर्ज हो जाएंगी। तो मतलब इनके बीच में जो काम हो रहा है वो पैरेलल हो रहा है, और फिर स्टॉप कर देंगे। सपोज़ ये एक ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया है। अभी सपोज़ मैंने डिपॉजिट का ऑप्शन सिलेक्ट किया होता तो मुझे करेंसी डालनी होती, देन करेंसी वेरीफाई होती। अगर करेंसी वेरीफाई हो गई है तो अकाउंट में बैलेंस दिखाई देता और मैं रिसिप्ट कलेक्ट कर सकती थी या यूज़र रिसिप्ट कलेक्ट कर सकता है एंड देन दिस विल स्टॉप। अदरवाइज अगर करेंसी वेरीफाई नहीं हुई है तो वापस से एंटर करेंसी। और सपोज़ लास्ट वाला है चेक बैलेंस, तो उसमें डायरेक्टली रिसिप्ट कलेक्ट करना है और स्टॉप करना है। तो ये एक थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने वाला डायग्राम है। तो आप ये जो सब हमने देखा है इसको यूज़ करके आप अपने हिसाब से कुछ एक्टिविटी डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट के एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हो। सिंपल रखने के लिए सबसे पहले एक एक यूज़ केस का एक्टिविटी डायग्राम बनाओ, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी रिलेटेड यूज़ केसेस हैं जिनका डायग्राम एक साथ बन सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे एंड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।